नमस्कार। स्वागत है आपका स्प्रेड पीस में। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी इस्तीफा। दफ्तर का बाबू एक बेजबान जीव है। यदि आप मजदूरों को आंखें दिखाएं तो वह तुरंत तिरछी नजरें करके खड़ा हो जाएगा। अगर आप कुल्ली को एक डांट देंगे तो वह सिर से बोझ फेंककर अपनी राह ले लेगा। किसी भिखारी को दुत्कारेंगे तो वह गुस्से भरी निगाह से आपकी ओर देखकर चला जाएगा। यहां तक कि गधा भी कभी कभी तकलीफ पाकर दो लातें झड़ने लगता है। लेकिन बेचारे दफ्तर के बाबू को आप चाहे आंखें दिखाएं, डांट दें, दुत्कारें या ठोकरें मारें, उसके माथे पर बल नहीं आएगा। उसे अपने विकारों पर जो अधिपत्य है वह शायद किसी संयमी साधु में भी नहीं होगा। वह संतोष का पुतला, सब्र की मूर्ति और सच्चा आज्ञाकारी है। इस तरह उसमें तमाम मानवीय अच्छाइयां मौजूद हैं। खंडहर का भी एक दिन भाग्य जागता है। दिवाली के दिन उस पर भी रोशनी होती है। बरसात में उस पर हरियाली छा जाती है। प्रकृति की दिलचस्पियों में उसका भी हिस्सा है। लेकिन इस गरीब बाबू के नसीब कभी नहीं जागते। उसकी अंधेरी तकदीर में रोशनी का जलावा कभी नहीं दिखाई देता। उसके पीले चेहरे पर कभी मुस्कान की चमक नहीं आती। उसके लिए सूखा सावन है, कभी हरा भादो नहीं। लाला फतेहचंद ऐसे ही एक बेजबान जीव थे। कहा जाता है कि मनुष्य पर उसके नाम का भी असर पड़ता है। फतेहचंद की दशा में यह बात यथार्थ सिद्ध नहीं हो सकी। यदि उन्हें हारचंद कहा जाए तो यह अत्युक्ति नहीं होगी। दफ्तर में हार, जिंदगी में हार, मित्रों में हार। उनके चारों ओर निराशाएं ही थीं। कोई लड़का नहीं, लड़कियां थीं। भाई नहीं, दो भाभियां थीं। गांठ में कौड़ी नहीं, लेकिन दिल में आया और मुरव्वत। सच्चा मित्र एक भी नहीं, जिससे मित्रता हुई उसने धोखा दिया। स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था। 32 साल की उम्र में बाल खिचड़ी हो गए थे। आंखों में ज्योति नहीं, हाजमा चौपट, चेहरा पीला, गाल चिपके, कमर झुकी हुई। न दिल में हिम्मत, न कलेजे में ताकत। वह सुबह 9 बजे दफ्तर जाते और शाम को 6 बजे लौटकर घर आते। फिर घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती। दुनिया में क्या होता है इसकी उन्हें बिल्कुल खबर नहीं थी। उनकी दुनिया लोक परलोक जो कुछ था वही दफ्तर था। वे नौकरी की खैर मनाते और जिंदगी के दिन पूरे करते थे। न धर्म से वास्ता था, न दीन से नाता। न कोई मनोरंजन था, न खेल। ताश खेलना तो शायद एक मुद्दत गुजरी थी। जाड़ों के दिन थे। आकाश पर कुछ कुछ बादल छाए हुए थे। फतेहचंद 5:30 बजे दफ्तर से लौटे तो चिराग जल चुके थे। दफ्तर से आकर वह किसी से कुछ नहीं बोलते। चुपके से चारपाई पर लेट जाते और 15-20 मिनट तक बिना हिले डुले पड़े रहते। तब कहीं जाकर उनके मुंह से आवाज निकलती। आज भी वे प्रतिदिन की तरह चुपचाप पड़े थे कि एक ही मिनट में बाहर से किसी ने पुकारा। छोटी लड़की ने जाकर पूछा तो पता चला कि दफ्तर का चपरासी है। शारदा पति के मुंह हाथ धोने के लिए लौटा गिलास मांड रही थी। उसने कहा, उससे कह दो, क्या काम है? अभी तो दफ्तर से आए हैं और बुलावा आ गया है। चपरासी ने कहा, अभी फिर बुला लाओ, कोई बड़ा जरूरी काम है। फतेहचंद की खामोशी टूट गई। उन्होंने सिर उठाकर पूछा, क्या बात है? शारदा ने जवाब दिया, कोई नहीं, दफ्तर का चपरासी है। फतेहचंद ने सहमकर कहा, दफ्तर का चपरासी? क्या साहब ने बुलाया है? शारदा बोली, हां, कहता है साहब बुला रहे हैं। यहां कैसा साहब है, तुम्हें बुलाने आया है? सवेरे गए, अभी मकान लौटे हो, फिर भी बुलावा आ गया। फतेहचंद ने कहा, जरा सुन लूं, किस लिए बुलाया है? मैंने सब काम खत्म कर दिया था, अभी आता हूं। शारदा ने कहा, जरा जलपान तो कर लो। चपरासी से बातें करने लगोगे तो तुम्हें अंदर आने की याद भी नहीं रहेगी। यह कहकर उसने एक प्याली में थोड़ी सी दाल मोठ और सेव लाए। फतेहचंद उठकर खड़े हो गए, लेकिन खाने की चीजें देखकर चारपाई पर बैठ गए और प्याली की ओर चाव से देखकर डरते हुए बोले, लड़कियों को दे दिया है ना? शारदा ने आंखें चढ़ाकर कहा, हां हां, दे दिया है, तुम तो खाओ। इतने में चपरासी ने फिर पुकारा, बाबूजी, हमें बड़ी देर हो रही है। शारदा ने कहा, क्यों नहीं कहते कि इस वक्त नहीं आएंगे? फतेहचंद ने जल्दी जल्दी दालमोठ की 2-3 चम्मचें लीं, एक गिलास पानी पिया और बाहर की तरफ दौड़े। शारदा पान बनाती रह गई। चपरासी ने कहा, बाबूजी, आपने बड़ी देर कर दी, अब जरा लपक कर चलिए, नहीं तो जाते ही डांट पड़ेगा। फतेहचंद ने 2 कदम दौड़कर कहा,
चलेंगे तो भाई, आदमी की तरह चाहे डांट लगाएं या दांत दिखाएं, हमसे दौड़ा नहीं जाता। बंगले पर ही है ना? चपरासी ने कहा। भला वह दफ्तर क्यों आने लगा? बादशाह है कि दिल लगी? चपरासी तेज चलने का आदी था। बेचारे बाबू फतहचंद धीरे धीरे चलते थे। थोड़ी ही दूर चलकर वे हाँफ उठे। मगर मर्द तो थे ही, ये कैसे कहते कि भाई जरा और धीरे चलो। हिम्मत करके कदम उठाते गए, यहां तक कि जांघों में दर्द होने लगा और आधा रास्ता खत्म होते होते पैरों ने उठने से इनकार कर दिया। सारा शरीर पसीने से तर हो गया, सिर में चक्कर आ गया, आंखों के सामने तितलियां उड़ने लगीं। चपरासी ने ललकारा, जरा कदम बढ़ाओ बाबू। फतहचंद ने बड़ी मुश्किल से कहा, तुम जाओ, मैं आता हूं। वे सड़क के किनारे पटरी पर बैठ गए और सिर को दोनों हाथों से थामकर दम मारने लगे। चपरासी ने इनकी यह दशा देखी तो आगे बढ़ा। फतहचंद को डर था कि यह शैतान जाकर न जाने साहब से क्या कह दे तो गजब ही हो जाएगा। जमीन पर हाथ टेक कर उठे और फिर चलने लगे, लेकिन कमजोरी से शरीर हाँफ रहा था। इस समय कोई बच्चा भी उन्हें जमीन पर गिरा सकता था। बेचारे किसी तरह गिरते पड़ते साहब के बंगले पर पहुंचे। साहब बंगले पर टहल रहे थे, बार बार फाटक की तरफ देखते थे और किसी को न देखकर मन में झल्ला रहे थे। चपरासी को देखते ही आंखें निकालकर बोले, इतनी देर कहाँ था? चपरासी ने बरामदे की सीढ़ी पर खड़े खड़े कहा, हुजूर, जब वह आई तब तो मैं दौड़ा चला आ रहा हूं। साहब ने पैर पटक कर कहा, बाबू ने क्या बोला? चपरासी ने कहा, आ रहे हैं हुजूर, घंटा भर में तो घर से निकले। इतने में फतहचंद अहाते के दरवाजे से निकलकर वहां आ पहुंचे और साहब को सिर झुकाकर सलाम किया। साहब ने कड़क कर कहा, अब तक कहां थे? फतहचंद ने साहब का तमतमाया चेहरा देखकर उनका खून सूख गया। बोले, हुजूर, अभी अभी तो दफ्तर से आया हूं। जैसे ही चपरासी ने आवाज दी, हाजिर हुआ। साहब ने कहा, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, हम घंटा भर से खड़े हैं। फतहचंद ने कहा, हुजूर, मैं झूठ नहीं बोलता। आने में जितनी देर हो गई हो, मगर घर से चलने में मुझे बिल्कुल देर नहीं हुई। साहब ने हाथ की छड़ी घुमाकर कहा, चुप रह सुअर, हम घंटा भर से खड़े हैं, अपना कान पकड़ो। फतहचंद ने खून की घूंट पीकर कहा, हुजूर, मुझे 10 साल काम करते हो गए कभी। साहब ने कहा, चुप रह सुअर, हम कहते हैं, अपना कान पकड़ो। फतहचंद ने कहा, जब मैंने कोई कसूर किया हो। साहब ने कहा, चपरासी, इस सुअर का कान पकड़ो। चपरासी ने दबी जबान से कहा, हुजूर, यह भी मेरे अफसर हैं, मैं इनका कान कैसे पकड़ूं? साहब ने कहा, हम कहते हैं, इसका कान पकड़ो, नहीं तो हम तुम्हें हंटर से मारेंगे। चपरासी ने कहा, हुजूर, मैं यहां नौकरी करने आया हूं, मार खाने नहीं। मैं भी इज्जतदार आदमी हूं। हुजूर, अपनी नौकरी ले लें। आप जो हुक्म दें उसे बजा लाने को हाजिर हूं, लेकिन किसी की इज्जत नहीं बिगाड़ सकता। नौकरी तो 4 दिन की है, 4 दिन के लिए क्यों जमाने भर से बिगाड़ें? साहब अब क्रोध को न सहन कर सके, हंटर लेकर दौड़े। चपरासी ने देखा यहां खड़े रहने में खैरियत नहीं है, तो भाग खड़ा हुआ। फतहचंद अभी तक चुपचाप खड़े थे। चपरासी को न पाकर उनके पास आया और उनके दोनों कान पकड़कर हिला दिया। बोला, तुम सुअर, गुस्ताखी करते हो, जाकर दफ्तर से फाइल लाओ। फतहचंद ने कान हिलाते हुए कहा, कौन सी फाइल? तुम बहरे हो, सुनते नहीं? हम फाइल मांगते हैं। फतहचंद ने किसी तरह दिलेर होकर कहा, आप कौन सी फाइल मांगते हैं? साहब ने कहा, वही फाइल जो हम मांगते हैं, वही फाइल लाओ। बेचारे फतहचंद को अब और कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। साहब बहादुर एक तो तेज मिजाज थे, इसके अलावा हुकूमत का घमंड और सबसे बढ़कर शराब का नशा। हंटर लेकर पड़ते तो बेचारे क्या कर लेते। चुपके से दफ्तर की तरफ चल पड़े। साहब ने कहा, दौड़ कर जाओ, दौड़ो। फतहचंद ने कहा, हुजूर, मुझसे दौड़ा नहीं जाता। साहब ने कहा, ओ, तुम बहुत सुस्त हो गए हो, हम तुम्हें दौड़ना सिखाएंगे, दौड़ो। पीछे से धक्का देकर, तुम अब भी नहीं दौड़ोगे? यह कहकर साहब हंटर लेने चले। फतहचंद दफ्तर के बाबू होने पर भी मनुष्य ही थे। यदि वह बलवान होते तो उस बदमाश का खून पी जाते। अगर उनके पास कोई हथियार होता तो उस पर प्रहार कर देते, लेकिन उस हालत में तो मार खाना ही उनकी तकदीर में लिखा था। वे बेतहाशा भागे और फाटक से बाहर निकलकर सड़क पर आ गए। फतहचंद दफ्तर नहीं गए।
आखिर जाते भी तो क्या करते? साहब ने फाइल का नाम तक नहीं बताया। शायद नशे में भूल गया हो। वे धीरे धीरे घर की ओर बढ़े, लेकिन इस अपमान ने उनके कदमों को जैसे जकड़ लिया था। मान लिया कि शारीरिक रूप से वे साहब से कमजोर थे। उनके पास कोई हथियार भी नहीं था। लेकिन क्या वे साहब की बातों का जवाब नहीं दे सकते थे? उनके पैरों में जूते तो थे, क्या वे जूतों का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे? फिर उन्होंने इतनी बेइज्जती क्यों बर्दाश्त की? लेकिन इसका उपाय क्या था? अगर क्रोध में आकर उन्होंने साहब को गोली मार दी होती, तो साहब का क्या बिगड़ता? शायद 2-3 महीने की साधारण सजा हो जाती, या फिर कुछ जुर्माना लग जाता। पर उनके परिवार का क्या होता? संसार में कौन था जो उनकी पत्नी और बच्चों की देखभाल करता? वे किसके सामने हाथ फैलाते? अगर उनके पास इतने पैसे होते कि उनका परिवार आराम से गुजर कर सके, तो शायद वे इतनी जिल्लत न सहते। या तो वे मर जाते, या फिर उस शैतान को सबक सिखाते। उन्हें अपनी जान का डर नहीं था। आखिर जिंदगी में ऐसा कौन सा सुख था जिसके लिए वे इतना डरते? उन्हें चिंता थी तो सिर्फ अपने परिवार के बर्बाद हो जाने की। आज फतहचंद को अपनी शारीरिक कमजोरी पर जितना दुख हुआ, उतना पहले कभी नहीं हुआ था। अगर उन्होंने शुरू से अपनी सेहत का ख्याल रखा होता, कसरत की होती, लकड़ी चलाना सीखा होता, तो क्या वह शैतान उनका कान पकड़ने की हिम्मत कर सकता था? उन्होंने सोचा कि कम से कम उन्हें घर से एक छुरी लेकर ही निकलना चाहिए था। अगर कुछ नहीं तो 2-4 हाथ जड़ देते। जेल जाना ही तो होता। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे उनका मन अपनी कायरता और कमजोरी पर और झल्ला रहा था। अगर उन्होंने उचक कर उसे 2-4 थप्पड़ लगा दिए होते, तो क्या होता? यही न कि साहब के नौकर चाकर उन पर टूट पड़ते और मार मार कर उन्हें अधमरा कर देते। लेकिन कम से कम साहब को यह तो समझ में आ जाता कि गरीबों को बेगुनाह अपमानित करना इतना आसान नहीं है। आखिर अगर आज वे मर जाते, तो क्या होता? उनके बच्चों का पालन कौन करता? तब जो भी होता, वह आज ही हो जाता, तो क्या फर्क पड़ता? इस आखिरी विचार ने फतहचंद के दिल में इतना जोश भर दिया कि वे साहब से बदला लेने के लिए लौट पड़े। लेकिन फिर ख्याल आया, जो होना था वह तो हो ही चुका। कौन जानता है साहब बंगले पर हों या क्लब चले गए हों। उसी समय उन्हें अपनी पत्नी शारदा और बच्चों का ख्याल आया। वे फिर से घर की ओर लौट पड़े। घर पहुंचते ही शारदा ने पूछा, क्यों बुलाया था? इतनी देर क्यों लग गई? फतहचंद चारपाई पर लेटते हुए बोले, नशे में था, और क्या? शैतान ने मुझे गालियां दी, अपमानित किया। बस यही रट लगाया था कि देर क्यों की। उसने चपरासी से मेरा कान पकड़वाने की कोशिश की। शारदा गुस्से में बोली, तुमने जूता क्यों नहीं उतारा उस सूअर पर? फतहचंद ने कहा। चपरासी बहुत शरीफ आदमी था। उसने साफ मना कर दिया। बोला, हुजूर, मुझसे यह काम नहीं होगा। मैंने भले आदमियों की इज्जत उतारने के लिए नौकरी नहीं की है। और वह तुरंत सलाम करके चला गया। शारदा ने कहा, तुमने साहब को क्यों नहीं फटकारा? फतहचंद ने जवाब दिया, फटकारा क्यों नहीं, मैंने भी खूब सुनाया। उसने छड़ी उठाई तो मैंने भी जूता संभाल लिया। उसने छड़ियां मारी और मैंने भी उसे कई जूते मारे। शारदा खुश होकर बोली, सच? उसका चेहरा कैसा हो गया होगा? फतहचंद ने कहा, उसका चेहरा जैसे झाड़ू फिरा हो। शारदा ने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा किया, और मारना चाहिए था। अगर मैं होती तो बिना जान लिए न छोड़ती। फतहचंद बोले, मार तो दिया है, लेकिन अब देखो क्या होता है। नौकरी तो जाएगी ही, शायद जेल भी जाना पड़े। शारदा ने आत्मविश्वास से कहा, जेल क्यों जाओगे? क्या इंसाफ करने वाला कोई नहीं है? उसने क्यों गालियां दी, क्यों छड़ी मारी? फतहचंद ने कहा, अदालत भी उसी की सुनेगी। शारदा ने कहा, हो सकता है अदालत उसकी सुने, लेकिन अब किसी साहब की हिम्मत नहीं होगी कि वह किसी बाबू को गाली दे सके। तुम्हें उसी वक्त उसे जूता मारना चाहिए था जब उसने गाली दी थी। फतेहचंद ने कहा, तो फिर मैं जिंदा वापस नहीं आ पाता। वह मुझे गोली मार देता। शारदा बोली, देखी जाती। फतेहचंद मुस्कुराते हुए बोले, फिर तुम लोग कहां जाते? शारदा ने गंभीर होकर कहा, जहां भगवान की मर्जी होती। आदमी के लिए सबसे बड़ी चीज इज्जत होती है। इज्जत खोकर बच्चों की परवरिश नहीं की जाती। अगर तुम उसे मार कर आते तो मैं गर्व से फूली न समाती। मार खाकर आते
तो शायद मैं तुम्हारी सूरत से भी नफरत करती, दिल से तुम्हारी इज्जत चली जाती। अब जो कुछ होना है वह खुशी से सह लूंगी। इतना सुनकर फतहचंद जोश में आकर घर से निकल पड़े। शारदा उन्हें पुकारती रह गई। वे साहब के बंगले की ओर बढ़ चले, लेकिन इस बार वे डरे हुए नहीं थे, बल्कि आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उनके कदमों में अब वह कमजोरी नहीं थी, उनका चेहरा आत्मविश्वास से दमक रहा था। वे अब किसी कमजोर और निरीह दफ्तर के बाबू की तरह नहीं दिख रहे थे, बल्कि एक मर्द की तरह। उन्होंने पहले एक दोस्त के घर जाकर डंडा लिया और अकड़ते हुए साहब के बंगले पर पहुंच गए। उस वक्त 9 बजे थे। साहब खाने की मेज पर थे, लेकिन इस बार फतहचंद ने साहब के खाने से उठने का इंतजार नहीं किया। खानसामा बाहर निकला और फतहचंद सीधे अंदर चले गए। कमरे में रोशनी जगमगा रही थी। जमीन पर इतनी सुंदर कालीन बिछी हुई थी जैसी फतहचंद की शादी में भी नहीं बिछी थी। साहब ने क्रोधित दृष्टि से उनकी ओर देखा और कहा, तुम क्यों आए हो? बाहर जाओ। फतहचंद ने डंडा संभालते हुए कहा, तुमने मुझसे फाइल मांगी थी, वही फाइल लेकर आया हूं। खाना खा लो, फिर दिखाऊंगा। शायद यह तुम्हारा आखिरी खाना हो। साहब को एकाएक सन्नाटा छा गया। उन्होंने फतहचंद की ओर डर और क्रोध की मिश्रित दृष्टि से देखा और कांप उठे। फतहचंद के चेहरे पर दृढ़ संकल्प स्पष्ट झलक रहा था। साहब समझ गए कि यह आदमी इस समय मरने मारने के इरादे से आया है। ताकत में भले ही फतहचंद उनसे कमतर थे, लेकिन इस समय वह पूरी तरह से तैयार थे कि ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, बल्कि लोहे से देंगे। यदि साहब ने कोई भी अपमानजनक शब्द कह दिया, तो इसमें कोई शक नहीं था कि फतहचंद उन पर डंडा लेकर टूट पड़ते। हालांकि शारीरिक बल में साहब को फतहचंद से कोई चुनौती नहीं थी, परंतु बैठे बिठाए डंडे खाना भी समझदारी नहीं थी। कुत्ते को आप मार सकते हैं, ठुकरा सकते हैं, जब तक वह गुर्राता नहीं, लेकिन जब वह गुर्राता है और दौड़ पड़ता है, तो आपकी हिम्मत कहां जाती है? यही हाल इस वक्त साहब का था। जब तक उन्हें यह यकीन था कि फतहचंद सब कुछ सह लेंगे, तब तक वह शेर थे। लेकिन अब फतहचंद सामने डंडा संभाले, आंखों में गुस्से की लपट लिए खड़े थे। साहब को समझ में आ गया कि यदि कुछ उल्टा सीधा बोले, तो फतहचंद तुरंत डंडा चला देंगे। साहब के पास अब कोई और विकल्प नहीं था, सिवाय इस बात को समझने के कि उनकी कोई चाल काम नहीं आएगी। साहब ने शांत स्वर में कहा, ओह बाबूजी, आप मुझसे नाराज हैं। मैंने क्या किया जो आप नाराज हो गए? फतहचंद ने कठोर आवाज में कहा, तुमने आधे घंटे पहले मेरे कान पकड़े थे और मुझे बेइज्जत किया था। क्या इतनी जल्दी भूल गए? साहब ने हंसते हुए कहा, मैंने आपका कान पकड़ा? आहा हा, ये तो मजाक है। क्या मैं पागल हूं? फतहचंद ने गंभीर स्वर में कहा, झूठ मत बोलो। चपरासी और नौकर चाकर सब गवाह हैं। साहब ने थोड़ा घबराते हुए पूछा, कब की बात है? फतहचंद ने जवाब दिया, अभी अभी, आधे घंटे पहले तुमने मुझे बुलाया था और बिना किसी कारण मेरे कान पकड़े और मुझे धक्के दिए। साहब ने झेंपते हुए कहा, ओह बाबूजी, उस वक्त हम नशे में थे, बहुत ज्यादा पी ली थी, हमें कुछ याद नहीं है। फतहचंद ने क्रोधित होकर कहा, नशे में अगर तुमने गोली मार दी होती तो क्या मैं मर न जाता? अब सुनो, या तो अपने कान पकड़कर वादा करो कि फिर किसी भले आदमी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करोगे, या मैं तुम्हारे कान पकड़कर ही रहूंगा। समझ गए? साहब ने बनावटी हंसी में कहा, अरे बाबूजी, आप बहुत मजाकिया हैं। अगर मैंने कुछ गलत कहा तो मैं माफी मांगता हूं। फतहचंद ने डंडा उठाते हुए कहा, कान पकड़ो। साहब अचानक उठ खड़े हुए और फतहचंद से डंडा छीनने की कोशिश की, लेकिन फतहचंद पहले से सतर्क थे। साहब जैसे ही उठे, फतहचंद ने डंडा उनके सिर पर मार दिया। साहब की खोपड़ी घूम गई। 1 मिनट तक सिर पकड़ने के बाद साहब बोले, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। फतहचंद ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन आज मैं बिना कान पकड़वाए यहां से नहीं जाऊंगा। वादा करो कि तुम फिर कभी किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करोगे, नहीं तो दूसरा वार करूंगा। साहब को पहली चोट अभी तक भूली नहीं थी। उन्होंने तुरंत अपने कान पकड़े और बोले, अब खुश हो? फतहचंद ने कठोर आवाज में कहा, अब किसी को गाली दोगे? साहब ने कांपते हुए कहा, कभी नहीं। फतहचंद ने चेतावनी दी, अगर फिर कभी ऐसा किया तो मैं बहुत दूर नहीं हूं। साहब ने कांपते हुए कहा,
अब किसी को गाली नहीं दूंगा। फतहचंद ने संतोष की सांस ली और बोले, अब मैं जा रहा हूं। यह मेरा इस्तीफा है। कल मैं तुम्हें इस्तीफा भेजूंगा, जिसमें यह लिखूंगा कि तुमने मुझे गालियां दी, इसलिए मैं नौकरी छोड़ रहा हूं। साहब ने कहा, इस्तीफा क्यों दे रहे हो? मैंने तुम्हें नौकरी से नहीं निकाला। फतहचंद ने दृढ़ता से कहा, अब मैं तुम्हारी माताहती नहीं करूंगा। ये कहकर फतहचंद कमरे से बाहर निकले और संतोष के साथ अपने घर की ओर चल दिए। आज उन्हें सच्ची विजय का अनुभव हुआ। ये उनकी पहली जीत थी और ऐसी खुशी उन्होंने पहले कभी नहीं महसूस की थी। इस्तीफा कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सम्मान और आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। फतहचंद, जो एक साधारण बाबू हैं, अपने साथ हुई अन्याय को सहन नहीं करते और साहब के खिलाफ खड़े होकर अपनी आवाज उठाते हैं। ये कहानी हमें यह समझाती है कि हमें कभी भी अपने सम्मान को हल्के में नहीं लेना चाहिए, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों। इसके अलावा ये कहानी यह भी दर्शाती है कि मनुष्य को अपनी स्थिति के प्रति जागरूक रहना चाहिए और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखनी चाहिए। फतहचंद का साहस हमें प्रेरित करता है कि हमें अपनी गरिमा के लिए लड़ना चाहिए, भले ही इसके परिणाम क्या हों। कहानी हमें यह सिखाती है कि असहमति और संघर्ष का सामना करना भी एक प्रकार की विजय है, जो हमें आत्मविश्वास और साहस देती है। अंततः इस्तीफा यह संदेश भी देती है कि एक व्यक्ति की गरिमा और आत्मसम्मान से बढ़कर कोई चीज नहीं होती और हमें अपने अधिकारों के लिए खड़े होना चाहिए। इस प्रकार यह कहानी हमें सामाजिक अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़े होने का साहस देती है। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी इस्तीफा।